तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। आज हम आपको ऐसी भारतीय महिला खिलाड़ी के बारे में बताएंगे जिन्होंने तमाम बाधाओं को दूर कर खेल जगत में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज हमारे साथ TNN न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं गुजरात की पहली गोल्ड मेडलिस्ट जैवलिन थ्रोवर, सरदार पटेल अवार्ड से सम्मानित वेटरन जैवलिन थ्रोवर रज़िया शेख जी। इन्होंने देश का नाम रोशन किया, गुजरात का नाम रोशन किया, पर आज गुमनामी में जी रही हैं। अगर गुजरात सरकार इस पर ध्यान दे, भारत सरकार इस पर ध्यान दे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस पर ध्यान दे, तो बहुत ही खुशी की बात होगी। रज़िया शेख जी, आपका बहुत बहुत गर्व के साथ मैं स्वागत करती हूँ TNN न्यूज़ स्टूडियो में। आज आपसे बात करके मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। थैंक यू सो मच। TNN न्यूज़ को मेरी ओर से आभार दे रही हूँ कि एक स्पोर्ट्स पर्सन की वैल्यू क्या है वो मीडिया के द्वारा आप मुझे हाईलाइट कर रही है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सबका एक ड्रीम होता है, जैवलिन थ्रोवर रज़िया शेख का क्या ड्रीम है? मेरा ड्रीम था एक एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट ही बनने का। मैं वहाँ तक तो पहुँच ही गई थी। जैसे कि मेरे को एक्चुअली क्या था, यहाँ बड़ौदा में जो प्रैक्टिस करती थी वो सिर्फ बाम्बू जैवलिन से प्रैक्टिस करती, और घर की कंडीशनिंग इतनी अच्छी नहीं थी जो मुझे कुछ सुविधा मिल जाए। मेरे पापा एक अकेले कमाते थे, 11 लोग खाने वाले थे, और उस चीज़ को मतलब हमको वो भाला, उस वक्त मैं बाम्बू जैवलिन से प्रैक्टिस करती थी और इतना नॉलेज नहीं था। जैसे स्कूल में मैंने बाम्बू जैवलिन से शुरू किया था, उसके बाद मैंने स्कूल की जो स्पोर्ट्स डे होती थी वहाँ पे मुझे भाला फेंकना बहुत अच्छा लगता था। और भाला फेंक ऐसी चीज़ थी कि मतलब इजी वे पे मैं क्रिकेट खेलती थी, इसके लिए वो इजी वे पे मेरे को एक्शन आ जाती थी। तो मुझे भाला फेंक सबसे अच्छा पहले शुरुआत में ही मतलब भाला फेंकने का चुना, और मैं देश की एक टॉप लेवल की प्लेयर बनने के लिए मैंने अपना जो तन मन ऐसे क्रिकेट को छोड़ के, और मैं भाला फेंक और गोला फेंक और चक्का फेंक ऐसे जैसे रेलवे की टूर्नामेंट भी होती थी उसमें मैं भाग लेती थी। और लोगों को एक भाला फेंक क्या है वो नॉलेज उस समय नहीं था। मेरे समय जब मैंने स्टार्ट किया था उस समय तो भाला क्या है, गोला क्या है, चक्का क्या है, एथलेटिक क्या है, वही एथलेटिक में कितनी इवेंट होती है, 25 इवेंट होती है, उस इवेंट के बारे में किसी को नॉलेज नहीं था। मेरे को भी कुछ इतना सारा नॉलेज नहीं था। जैसे जैसे मैं अंदर इन हुई और मुझे पता चला, फिर मुझे इंडिया की टॉप लेवल का मेडलिस्ट बनने का और एक एशिया के मेडलिस्ट बनने का मेरा सपना मैंने हासिल करने में थोड़ा सा रह गई। आप बहुत अच्छी क्रिकेटर भी रह चुकी हैं, उसके बावजूद भी आपने एथलीट को आपने क्यों चुना, जैवलिन थ्रो को क्यों चुना आपने? आपके उस सफ़र के बारे में बताइए। एक्चुअली मैं यूथ सर्विस सेंटर की क्रिकेट बहुत अच्छी A टीम में क्रिकेट खेलती थी। उसके बाद मुझे सिलेक्शन के लिए बुलाया, तो सिलेक्शन में उन्होंने मुझे 12th में बिठा दिया। वो जो सिलेक्टर कमेटी थे वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन के, उन्होंने से मेरे को सिलेक्शन क्यों नहीं किया, क्या कारण था? क्योंकि मैं अच्छी बॉलिंग करती थी, अच्छी फील्डिंग करती थी, विकेट कीपर थी, ऑलराउंडर थी, और जैसे मैं थ्रो करती थी तो सीधे किरण मोरे मेरे समय ये शुरुआत, किरण मोरे एक्चुअली खो खो प्लेयर था, पर सुधीर परब जो थे उन्होंने बोला कि खो खो छोड़ और एथलेटिक में आ जा और क्रिकेट में आ जा। तो उन्होंने क्रिकेट में मतलब किरण मोरे को भी खड़ा कर दिया और मुझे भी क्रिकेट में डाला था। इसलिए मैं क्रिकेट की बहुत अच्छी प्लेयर थी, और मुझे 12th में बिठाया तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं इतनी अच्छी प्लेयर होकर भी मुझे सिलेक्शन क्यों नहीं दिया गया, जबकि उस समय कोई क्रिकेट की इतनी अच्छी आउटस्टैंडिंग प्लेयर भी नहीं थी, और गुजरात की टीम में मुझे 12th में बिठाया था। इसलिए मैंने क्रिकेट को छोड़कर एथलेटिक में आई। जी, और आपने गोल्ड मेडल जीता है, गुजरात की पहली जैवलिन थ्रोअर गोल्ड मेडलिस्ट आप रह चुकी हैं, तो आपको कैसा लगा गुजरात की पहली ट्रैक एंड फील्ड गोल्ड मेडलिस्ट बनकर? मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जो मेरा एम था कि मैं कुछ करके दिखाऊं, बट जो 50 मीटर के अबाव जब मैंने थ्रो किया उस समय
पहला ही मतलब इंडिया को गोल्ड मेडल भी मैंने दिला था साउथ एशियन गेम्स का 87 में, जो साउथ एशियन गेम्स का टूर्नामेंट था कलकत्ता में। और वहाँ मैंने एक पहली मतलब इंडिया की टॉप नेशनल का भी रिकॉर्ड और साउथ एशियन गेम्स का भी रिकॉर्ड था। और एशिया का भी एक्चुअली मैं 4th प्लेस रह गई थी दिल्ली में जो हुआ था एशियन एथलेटिक मीट। वहाँ पे मेरे को लास्ट थ्रो पर तक तो मैं 2nd 3rd पे चल रही थी। लास्ट थ्रो में कोरिया आके मेरे को जापान और कोरिया आके बीट कर गई जी। तो वो मुझे थोड़ा दिल में एक दुखी की बात हुई कि मैं जहाँ मेडलिस्ट कहलाती तो आज मेरे पास कुछ एक अर्जुन अवार्ड या जो भी मेरे को कहलाती। आज भी मैं उस लेवल पे हूँ। जैसे मैंने इंडिया के लिए टॉप 37 नेशनल मेडल जीते, जिसमें ओपन नेशनल, ऑल इंडिया ओपन नेशनल, ऑल इंडिया एथलेटिक, इंटर स्टेट एथलेटिक, ऑल इंडिया वीमेंस नेशनल गेम्स और ऐसे कहीं नेशनल इनविटेशन टूर्नामेंट होते थे जिसमें मैंने कहीं मेडल जीते, 37 नेशनल मेडल जीते, जिसमें 25 गोल्ड और 12 सिल्वर जीते। और एशिया की मैं 4थी नंबर, 3 सेब गेम के मैंने मेडल लिए, दो में पाकिस्तान और इंडिया में रिकॉर्ड किया था। और बाकी अदर्स भी मैंने कहीं नेशनल के और इंटरनेशनल के भी मेडल के मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। 8 इंटरनेशनल मेडल है मेरे पास। और वो मेडल को भी मैं बहुत वो वैल्यूएबल है, बट उसको क्यों काउंट नहीं किया जाता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि गुजरात सरकार इसकी वैल्यू नहीं गिन रही है। जी नहीं, बहुत दुख की बात है और आपको देखकर तो हमें बहुत गर्व हो रहा है। और आपसे ज़रूर बहुत सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो ज़रूर प्रेरणा ले रहे होंगे, अभी आपको देख रहे हैं जो। जेवलिन महंगा मिलता है, क्या आपको आसान था उस वक्त आपको ये लेना? एक्चुअली क्या था कि जेवलिन थ्रो उस वक्त मेरे को ख़रीदना नहीं सकती थी। जैसे मेरे पास बहुत उस वक्त 196 रुपीज़ का मेरा रेलवे का ग्रेड था। उस ग्रेड के अंदर जैसे मैं 79 में जॉब लगी थी रेलवे में, और वहाँ से मुझे जेवलिन ख़रीदने का मेरा मन हुआ कि मैं जेवलिन ख़रीदूँ। वो जो एक्सपर्ट मतलब जो फॉरेन से जेवलिन आते हैं उसका इक्विपमेंट अलग ही होता है। अपने इंडिया के जो नेल्को जेवलिन होते हैं वो तो हम थ्रो करके 1-2 बार ही थ्रो करें तो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, या उसका एक्चुअली वो क्या बोलते हैं वेट भी सही नहीं होता है। तो उस वेट को देखने के लिए जैसे 50 मीटर का रेंज होता है, वो 50 मीटर का रेंज का जेवलिन मुझे लेना था। तो मुझे रेलवे वालों को मैंने बताया कि मुझे एक जेवलिन खरीद के दीजिए। तो इंडियन रेलवे को और वेस्टर्न रेलवे को ये बात का थोड़ा वो आया कि नहीं, इसको एक जेवलिन खरीद के दे। तो उस वक्त मैंने खुद का भी पर्सनल एक 7,500 रुपये का जेवलिन खरीदा था। वो समय जब 79-80 में मैंने अपना जेवलिन खरीदा। और वो जेवलिन मैंने खरीदा, वो अभी मैं अपने घर में रखी हुई थी। अच्छा। पर अभी लास्ट जैसे नवंबर में गई थी वो टूर्नामेंट, तो वो ग्राउंड हार्ड था तो अच्छा। वो इसका वो नेल को आगे का जो पॉइंट होता है वो टूट गया। तो वो मुझे थोड़ा मेरा एक मतलब एक ये था कि ये म्यूजियम में दे दूँ कि ये रजिया शेख ने इस पर रिकॉर्ड ब्रेक किया था, बट वो जेवलिन ही टूट गया तो अब मैं उसको कुछ सोची नहीं। जी जी। किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई भी खेल खेलना इतना आसान नहीं होता है। उसको बैक सपोर्ट चाहिए, एक्सपर्ट कोच की ज़रूरत होती है, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छा मिलना चाहिए। तो आपको जब आप उस वक्त खेल रहे थे तो आपको ये सब चीज़ें सुविधाएं मिली थी आपको? शुरुआत में मेरे को बहुत तकलीफ हुई थी। जैसे स्टार्टिंग में गुजरात के लिए खेलती थी तो गुजरात के हम लोग नॉर्मल जैसे रिजर्वेशन बिना ट्रेन में जाते थे, और हमें कुछ मतलब वहाँ रहने का भी हमें अपने उससे रहना पड़ता था। नीचे ज़मीन में सो के हम लोग को अपना नेशनल लेवल का टूर्नामेंट खेलते थे गुजरात स्टेट। उस समय तो कोई ध्यान नहीं दिया था। जैसे जैसे मतलब लोगों को अंदर जागरूकता आई स्पोर्ट्स के बारे में, और गवर्नमेंट को भी थोड़ा थोड़ा ये इस चीज़ों का पता चला कि भाई नहीं हर तरह से अभी इतनी सुविधा मिल रही है। फ्लाइट से भेजा जाता है, पहले हमें ट्रेन में भी जनरल में भेजा जाता था। हम जनरल डिब्बे में बैठ के ने लेडीज़ के कंपार्टमेंट में जाते थे जहाँ हमें कुछ भी बात की वो मिलती नहीं थी। और मैं रेलवे से जाती थी तो रेलवे से मुझे सब रिजर्वेशन वगैरह सब कोई करके देते थे, मतलब हर तरह से सुविधा मिलती थी। और ये जो मैं इंडिया टीम के पहला ही कैंप मुझे 80 में ओलंपिक का कैंप था, जो पहला ही मतलब 79 में मुझे इंडिया
इंडिया का ओलंपिक का कैंप के लिए सिलेक्शन में बुलाया गया था। तो मैं क्वालिफाई तो नहीं हो पा सकती थी, क्योंकि उस वक्त मुझे इतना जेवलिन का पहले ही इंडिया कैंप में और मैं जाके इतना अच्छा थ्रो करूँगी ये भी मुझे नहीं नॉलेज था। मैं 40 मीटर के अबाउ तो थ्रो कर दी थी, पर जहाँ पे वो लोग 60 मीटर के करीब फेंकती थी लेडीज़, और उस समय मेरे पास इतनी जान नहीं थी और मैं नई मतलब गई थी, टेक्निक भी मेरे को इतना अच्छा नहीं आता था। फिर मेरे को कोचेस लोगों ने काफ़ी हेल्प मिली वहाँ जाके, और काफ़ी खाने पीने की और इक्विपमेंट्स की, ग्राउंड की, हर तरह से अच्छी सुविधाएं मिली, और उससे मैंने अपना परफॉर्मेंस डे बाय डे अच्छा परफॉर्मेंस करती गई, और इंडिया की टॉप लेवल में मतलब जैसे मैं एक्साइटेड होती थी कि मैं एक गुजरात की अकेली वहाँ इंडिया कैंप में थी, और ओलंपिक के कैंप में तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था और मैं कुछ करके दिखाऊं, इस टाइप का मेरे पास वो था। आपको किन किन लोगों ने मदद की? एक्चुअली तो मैं जब मदद का स्पोर्ट्स के अंदर, जैसे स्पोर्ट्स के अंदर मुझे कोई ऐसे कोई उसकी मदद नहीं मिल रही थी, पैसे वैसे की या कोई चीज़ की कोई मदद नहीं मिल रही थी, पर जस्ट मेरे को जैवलिन जो मेरे मेन थ्रोस के लिए और वेट ट्रेनिंग रनिंग के लिए ग्राउंड चाहिए है, तो यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे स्टार्टिंग MS यूनिवर्सिटी उसने मुझे स्टार्टिंग में अपना ग्राउंड यूज़ करने के लिए अलाउ किया। वहाँ से मेरे को जैवलिन, जैसे बाम्बू जैवलिन मैंने बोला, मैं बाम्बू जैवलिन से भी प्रैक्टिस कर लूँगी। और ONGC वालों ने, जैसे ONGC वालों ने अपना क्रिकेट का, फुटबॉल का मैदान होते हुए भी मुझे उन्होंने अपने ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ किया, और वो उनके लिए मैं खूब मतलब थैंक्स दे रही हूँ। गुजरात सरकार की ओर से कोई ऐसे कैंप लगते नहीं थे, जैसे 21 दिन का कैंप लग गया, बस उसी में हमको परफॉर्मेंस कैसे ऊपर लाए हैं, तो अपने घर में ही रह के मैं पहले स्टार्टिंग में तो अपने घर में जैसे ONGC रेलवे के ग्राउंड पे मैं जाती थी और मैं प्रैक्टिस करती थी। रेलवे के ग्राउंड से मेरे को एक कोच का सहायता मिली थी, जो अब वो नहीं रहे, जिमी फर्नांडिस करके थे, और राजगोपालन यूनिवर्सिटी के थे, और मिस्टर राजगोपालन यहाँ के डायरेक्टर में रिटायर हुए, और उन्होंने काफ़ी मतलब मुझे टेक्निक का थोड़ा चेंजमेंट बताया कि इस टाइप का तू क्रिकेट खेलती है, उसके लिए तेरा वो टेक्निक सही नहीं है, तो उन्होंने मुझे वो भी बताया था। जिमी फर्नांडिस को भी मैं थैंक्स दे रही हूँ, और राजगोपालन को भी मैं थैंक्स दे रही हूँ कि जिसने मेरे को एथलेटिक में क्या है वो आगे टेक्निक क्या है, थ्रोस में कैसे करना है, कैसे स्प्रिंट लगाना है, कैसे वो करना है, उस तरह से उन्होंने मेरे को काफ़ी मतलब हेल्प किया था, उनकी मैं आभारी हूँ। आप बहुत अच्छे क्रिकेटर भी रह चुकी हैं उस समय में, तो आपने इसी स्पोर्ट को क्यों चुना? क्योंकि ये स्पोर्ट तो अभी भी इतना हाईलाइटेड नहीं है, तो उस टाइम पर तो इसके बारे में कोई जानता ही नहीं था, तो आपने ये छोड़ के आपने ये स्पोर्ट क्यों चुना? क्रिकेट में भी उस समय कोई महिलाओं को कुछ मिलता नहीं था, जस्ट एक खेलने के तौर पे खेल रही थी, ऐसा मुझे महसूस हुआ। और एथलेटिक में क्या है कि बिना मतलब मुझे खर्च किए मेरे को रेलवे की ओर से या यूनिवर्सिटी की ओर से मुझे अपना तरह से मतलब ये दिया, इन्होंने हेल्प की, और वो मेरे को जैवलिन इसलिए इजी लगा क्योंकि मैं उस वक्त क्रिकेट में बहुत अच्छी बॉलिंग करती थी और अच्छी थ्रो आउट मतलब बाउंड्री से लेके विकेट कीपर तक मैं अपना थ्रो अच्छा करती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए बहुत इजी है। और मैं उस समय इतना कंपटीशन नहीं होया करता था, सिर्फ 25-30 लेडीज़ आती थी और वो हम लोग इसमें ही मतलब इजी वे पे जीत लेने की तमन्ना होती थी कि नहीं ये तो बहुत अच्छा इजी, मैं तो ऐसे खड़े खड़े थ्रो कर लूँगी तो भी मैं जीत जाऊँगी। इसलिए मैंने ये इवेंट चुनी कि जहाँ मेरे को इजी, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, और वेट ट्रेनिंग उस समय मेरे को वेट ट्रेनिंग क्या है वो भी नहीं मालूम था, फिर भी मैं वेट ट्रेनिंग थोड़ी थोड़ी स्टार्टिंग किया, जैसे मैं वेट यहाँ पे यूनिवर्सिटी में मिल जाता था और ONGC में मिल जाता था, तो फिर मैं उनके पास से जाके थोड़ी थोड़ी सुविधा लेके स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में मुझे बहुत ईजी लगा और धीरे धीरे जैसे इंडिया कैंप में गई तब वहाँ जाके हर तरह से मुझे आगे बढ़ने की बहुत सारी सुविधाएँ मिली, और उसमें मैं केनी बोशन सर जो अब नहीं रहे, उन्होंने भी मुझे 50 मीटर के अबाव थ्रो करवाया, वो मुझे बहुत बढ़िया कोचिंग करते थे, मेरे को एक लकड़ी लेके खड़े रहते थे और बोलते थे ये तेरी टेक्निक सही नहीं है, तू बॉलिंग की टेक्निक कर रही है, तू सही कर, इस टाइप का मुझे उन लोगों ने बहुत सहायता दी और कोचिंग के अंदर मुझे बहुत हेल्प मिलती थी, और उसके वजह से मैं 51.88 मैंने
मेरा हाईएस्ट थ्रो किया था। जी। और 56 मीटर मैंने थ्रो किया था सियोल एशियन गेम्स के तैयारी जी। करी थी, वहाँ मेरा सिलेक्शन ट्रायल था सियोल जाने का। उस समय मैंने 56 मीटर फेंका था, बट वो 56 मीटर फेंका पर वो ट्रायल बेस पे था, इसलिए उन्होंने मेरे को इंडिया का जो रिकॉर्ड सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड काउंट नहीं हुआ। ऐसे मैंने 53 भी 2-3 बार फेंका, फिर भी मैंने 51 बहुत बार फेंक दिया, और 50 मीटर तो मैंने कई बार फेंका। उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, उसके बावजूद भी आप इस मुकाम तक पहुंची, वो बहुत ही प्रेरणादायक है बहुत सारे लोगों के लिए, खास करके स्पोर्ट्स जो इस स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जी। आपकी सफलता के पीछे किन लोगों का श्रेय है, किसको देना चाहेंगे आप? सफलता तो मेरे पेरेंट्स, जैसे मेरे पापा ने क्रिकेट की एक टीम बनाई थी, शेख ब्रदर्स क्रिकेट टीम चलती थी, उसमें शेख ब्रदर्स तो एक नाम का था, उसमें सारे मतलब नॉन मुस्लिम ही होते थे, बट उन्होंने एक शेख ब्रदर्स के नाम पे क्रिकेट चलाते थे। वो यूथ सर्विस मतलब ये क्या बोलते हैं जवेल लीग टूर्नामेंट में जाते थे, और गांव-गांव में जाके हम लोग मतलब मेरे को भी ले जाते थे मेरे पापा, क्योंकि उसमें मैं अकेली लेडीज़ खेलती थी, तो वहाँ पे गांव-गांव में इतनी खुशी होती थी कि लोग मुझे मतलब मैं बाउंड्री मारूँ या कोई बॉल निकालूँ तो अंदर गांव में बच्चे लोग दौड़ दौड़ के आके ने मेरे को चॉकलेट दे जाए, कोई पैसे दे जाए, कुछ करे, तो मुझे वो भी बहुत खुशी होती थी कि क्रिकेट में मेरे पापा की एम थी कि एक इंडिया टॉप लेवल पे क्रिकेट में ये पहुंच जाएगी। पर उस समय क्रिकेट के लिए बहुत पैसा चाहिए था, और वो वर्ल्ड लेवल की टूर्नामेंट खेल नहीं सकती थी, और जब इंडिया में गुजरात की टीम में मैं नहीं मुझे सिलेक्शन नहीं मिला, तो फिर मेरा दिमाग में बैठ गया कि नहीं, अब यहाँ पे आगे बढ़ने का क्रिकेट में कोई चांसेस नहीं है, और अपने पास इतना पैसा नहीं है कि अपने वहाँ जा के मेरे पापा को फिर मैंने ऐसा बोला, पापा एथलेटिक का सबसे इजी वे पे मैं जाके इंडिया के टॉप लेवल पे मैं वर्ल्ड लेवल पे खेल के आऊँगी। जैसे वर्ल्ड में मैंने पीटी उषा के साथ रिले रेस दौड़ी हूँ, वर्ल्ड में हम लोग चौथा नंबर रिले में 4x100 मीटर रिले दौड़ी हूँ, और ऐसे इंडिया के लेवल पे मैं काफ़ी रिले वगैरह खेलती रहती थी। मेरे रेलवे की इंडियन रेलवेज़ की टीम में मेरे को खेलना पड़ता था, क्रॉस कंट्री दौड़ी, फुटबॉल खेली, काफ़ी मतलब मैंने अपने रेलवे के लिए जो पॉइंट्स होते थे उसके लिए मुझे करना पड़ता था। जी, जैवलिन के प्रति लोगों में जागरूकता लाना अभी भी बहुत ज़रूरी है। जी, सरकारें उदासीन रहती हैं। जी। आपको नहीं लगता कि एक एकेडमी होनी चाहिए स्पेशल इसके लिए? जो अभी सरकार जानती है कि इंडिया के अंदर एक ही जो आया है वर्ल्ड का मतलब ओलंपिक का मेडल, वो सिर्फ नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में दिलाया, तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे देश के लिए एक भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो जो हिंदुस्तान के लिए एक गर्व की बात है, और वो एकेडमी अगर शुरू नहीं होती है तो ये शर्मजनक की बात है। जैसे गुजरात के अंदर भी आज तक कोई एकेडमी नहीं खुली है, जो पहले बुलाया था पीटी उषा को, और वो हमारे शहर के भी ऐसे कई टॉप लेवल के एथलीट भी रह चुके, जैसे हम 4-5 एथलीट हैं, उनके लिए भी एकेडमी खुलनी चाहिए थी। मैंने भी अपने नाम की एकेडमी मांगी थी, बट किसी ने उसके पीछे ध्यान नहीं दिया। मैं जैवलिन थ्रो के साथ दूसरी अदर इवेंट भी करा दी थी, जैसे केंद्रीय विद्यालय की मैंने 18 नेशनल के मेडल मेरे कोचिंग अंडर कोचिंग जो 18 नेशनल के मेडल और 3 SGFI के मेडल, जो उसमें अदर्स जंप्स, ट्रिपल जंप, लॉन्ग जंप और रनिंग, सब में वॉकिंग तक भी मैंने मेडल उनको दिलाया। समझो आज मैं थ्रोइंग्स तो मेरी एक लड़की बहुत अच्छी जैवलिन थ्रो करती थी, वर्षा करके थी, वर्षा हटीला, और दूसरे ऐसे बहुत सारे थे जंप्स वगैरह सब, तो मैं उनको एक जस्ट ट्रेनिंग ऐसी कराती थी कि वो एक्सेलेंट हो जाते थे। और वैसी एकेडमी अभी भी यहाँ पे कोई नहीं है, और जो कोचेस है वो इतना कोई रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। इसकी क्या वजह है वो सरकार या गुजरात सरकार देखे। जी बिल्कुल, विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा होना, राष्ट्रगान सुनना, राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए देखना, कितनी खुशी की बात थी आपके लिए? क्या चल रहा था उस वक्त आपके दिल और दिमाग में? मेरा पहला जो साउथ एशियन गेम्स का मेडल में जब मैं विक्ट्री स्टैंड पे मुझे बुलाया गया और मैं वहाँ पे खड़ी रही, जब झंडा लहरा रहा था और मैं उसको देख के आकाश में भी देख रही हूँ और मेरे मतलब अपने देश का झंडे को लहराते हुए देखने के बाद मेरे आँख से आंसू निकलते थे और ऐसा लगता था कि मैं वो एम कहाँ
लेके आ गई, किधर मेरा वो जो झंडा मेरे नाम पे, मतलब मेरे को एक विक्ट्री स्टैंड पे खड़े रहने के बाद देश का झंडा लहरा रहा है, और मेरे को इतनी खुशी हुई थी और आँख से आंसू निकल रहे थे जब वो बोलते हैं पूरा, जब तक जन गण मन पर बोलने के भी उस समय भी मेरा ध्यान इतना हुआ रहा कि बस मैं एक अपने देश के प्रति एक मेडल तो हासिल किया, पर वो एक झंडे का भी वैल्यू क्या है वो बताया। बहुत आपने तो उस वक्त ये सब चीज़ें देखी, पर ये चीज़ आपकी आज सुनकर मुझे भी वही नज़ारा मेरे आंखों के सामने घूम रहा है। जी। अब जब नीरज चोपड़ा जो हैं वो टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रोअर में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं जी। तो आपको लगता है कि इस खेल के प्रति जागरूकता बढ़ी है या इसको फ़ायदा होगा आगे चल के? अभी नीरज चोपड़ा खुद सोच में पड़ रहा होगा कि मैं मेडल लेके आया हूँ, और मेरे कहीं भी देखिए ना, आज एडवर्टाइज में एक दो कोई एडवर्टाइज आती है, वो कुछ सेकंड के लिए आता है, और वो मुझे इतना देख के मुझे दुखी होती है कि एक नीरज चोपड़ा ने इतना, मैंने तो किया था, बट मेरे साथ कहीं लोग भी और भी इंडिया के मेडलिस्ट है, जैसे पुनिया है, बहुत सारे मेडलिस्ट है, वो टॉप लेवल की मेडलिस्ट रह चुकी, उनके प्रति भी उनको यह सोचना चाहिए। नीरज चोपड़ा अभी ये सोचता होगा मैंने ओलंपिक का मेडल लिया और ये मेरे नाम का कोई भी एकेडमी नहीं या कोई एडवर्टाइज में भी नहीं, कहीं भी नहीं। इसका क्या वजह है? वो सरकार क्यों नहीं देखती, क्या ध्यान नहीं देते? जैसे अभी कोई दूसरा कोई भी अदर्स आता है तो उसको हर तरह से एडवर्टाइज में आगे ला के खड़ा करते हैं। अभी मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगी तो नहीं तो क्रिकेटर वाले बोलेंगे कि रजिया हरदम हमारे क्रिकेट वालों को ही काटती है बिकॉज इसको क्रिकेट में सिलेक्शन नहीं मिला। मैं चाहती हूँ नीरज चोपड़ा को हर जगह इतना हाईलाइट किया जाए कि नीरज चोपड़ा के जैसे दूसरे लोग सोचे आने के लिए, मतलब देश के लिए कोई नाम कमाने के लिए सोचे, और नीरज चोपड़ा से भी आगे बढ़ने की उम्मीदें रखे। उनके पेरेंट्स को भी अभी यही मैं मैसेज दे रही हूँ कि ऐसा पेरेंट्स भी यही सोचेंगे कि जब नीरज चोपड़ा को कोई नहीं पूछ रहा है तो हमारे बच्चों को कौन पूछेगा। आज लोग स्टडी में भी अच्छा हाईलाइट होता है तो उनको किसने हाईलाइट किया? किसी भी जगह पे उनको हाईलाइट नहीं होता, बस वो आया नाम, जिस दिन नाम होता है उस दिन चमका देते हैं, उसके बाद कोई है ही नहीं कि इधर भी। जैसे म्यूजिशियन है, आर्टिस्ट है, कितने सारे लोग हैं हमारे शहर के, ऐसे कहीं जगह पे लोगों का हाईलाइट हुआ ही नहीं है अभी तक। क्यों नहीं किया जाता है? जी बिल्कुल। आपका क्या मैसेज है स्पोर्ट्स के लिए, गुजरात सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात के लिए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए? गुजरात सरकार को मैं पहले यही बोलूँगी कि जो आप लिस्ट देखिए किस किस के कहाँ का नाम है, किधर कौन से प्लेयर का, जैसे चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो एथलेटिक हो, चाहे वो टेनिस हो, चाहे बैडमिंटन हो, हर एक आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो, कोई भी हो, उनका एक जाके एक लिस्ट में नाम देखिए और उनको इतने हाईलाइट किए कराइए और उनको हर जगह से हर तरह से उनको सुविधा देनी जाए, पेंशन दी जाए, उनका नाम। जैसे अभी आज आप प्लेयरों को यहाँ पे रख रहे हो हॉस्टल में या कहीं भी, उनको आप हर तरह से पॉकेट मनी या कोई भी सब चीज़ों का उनको सुविधा दे रहे हैं। जो जिसने कर लिया, जैसे हमारे यहाँ बड़ौदा में एक अर्चला देवरे है, वो एक अभी 60 साल के अबाव हो गई, वो टीचर में नौकरी करती थी, आज वो बेचारी रिटायर हो गई। अर्जुन अवार्ड की कोई वैल्यू नहीं है उसके लिए, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। वो एक आनंदीबेन डिक्लेयर करके गई थी कि 50 साल के जो भी अबाव के प्लेयर है उनको मैं मेरी ओर से इनको जो जैसे नेशनल के मेडलिस्ट है उनको 4000, सेकंड थर्ड है उनको 3000 और इंटरनेशनल के मेडलिस्ट को 5000, इस टाइप का उन्होंने एक वो निकाला था मेमोरेंडम। उसमें उन्होंने डिक्लेयर करने के बाद हमें 3 महीने का शुरुआत भी किया, ये आज से 2 साल कोरोना के पहले की बात है। वो हमको 3 महीने का मिला भी, मेरे को 5000 मिल रही था बिकॉज मैं इंटरनेशनल मेडलिस्ट थी, इसलिए मुझे 5000 मिल रहे थे। तो अभी वो अर्चला देवरेकर की हालत इतनी कंडीशन पुअर है, ऐसे कहीं है जो नेशनल मेडलिस्ट है, जो यूथ सर्विस सेंटर में है, कहीं खो खो प्लेयर है, कहीं हॉकी प्लेयर है, उन सबको एक्चुअली ये लोगों का जो लिस्ट आई है उनको क्यों बंद किया गई है और आगे फर्दर फिर
रिपीट करने की क्या ज़रूरत है, जब आपने हमारे से सारी चीज़ें तो मांगी थी, जैसे एड्रेस लिया, हर तरह से उनको मैं एक 3 महीने का चेक भी मिला, फिर अभी तक क्यों नहीं दिया जा रहा है। इंडिया गवर्नमेंट से तो मैं यही कहूँगी, जो पहले गुजरात सरकार जो गुजरात के है तो गुजरात की तरफ से दी जाए, आगे इंडिया के अंदर प्लेयर है तो इंडिया को भी इस टाइप के सोचने चाहिए कि हमारे देश के जो नाम कमाए उनको एक इस तरह के पेंशन दी जाए, ताकि आगे बेचारा जो पुअर है उसको हर तरह से दुआ की सबकी ज़रूरत होती है, तो उनको खाने पीने का अभी इतनी कंडीशन बुरी है, बहुत लोगों की मैंने कंडीशन देखी हुई है, तो उनको मैं तो बहुत इजी हूँ और मतलब इजी वे पे खा लेती हूँ, सब कर लेती हूँ, अपना गाड़ा गुजार लेती हूँ, बट उनकी गाड़ा देख मतलब उनका वो जो गाड़ा नहीं गुजर रहा है, जिसके पास दवा के पैसे नहीं है, जो अभी बीमार हुए काफ़ी, वो लोग कोरोना में भी कई लोग अपने पैसे खर्च कर चुके हैं, अब वो बेचारे कहाँ से लाएंगे पैसे। तो इस टाइप का सरकार को देखना चाहिए कि इनको चुन चुन के देखा जाए कि ये जो अभी 50 साल के जो अबाऊ को आपने दिए है उनमें किसको क्या ज़रूरत है, उनको तो दिया जाए पहले। मैं तो बोल रही हूँ कि मेरे को थोड़ा देर के बाद भी दे दोगे चलेगा, बट पहले उनको दो जिसको ज़रूरत है। पर आप सब तो इनके हकदार हैं, आप पे कोई एहसान नहीं करेगा, अगर कोई देगा भी तो आप पे कोई एहसान नहीं है। आपने देश के लिए खेला है, आपने देश को बहुत ऊंचाइयों तक खेल में लेकर आए हैं, आपने बहुत एफर्ट किया है, तो आपको मिलना चाहिए। और ऐसे जितने भी वेटरन्स हैं खिलाड़ी, उनको मिलना ही चाहिए, वो आप सब लोगों का हक है। ये तो बात सही एकदम। रज़िया शेख जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ मैं, आपने इतना टाइम स्पेंड किया हमारे TNN स्टूडियो में आकर, बहुत गर्व की बात है हमारे लिए आज। यू वेलकम। TNN को थैंक यू दे रही हूँ। TNN न्यूज़ इसी तरह सारे स्पोर्ट्स वालों को आगे ला के हाईलाइट करे, और मीडिया वाले भी हर तरह से कुछ न कुछ हाईलाइट करते रहते हैं। बहुत सारी मीडिया है जो मेरे को हाईलाइट काफ़ी तरह से कर चुके हैं, इसलिए मैं थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नारी शक्ति की वीरता से भरा है भारत का इतिहास। संस्कृत में एक पंक्ति है, न स्त्री रत्नम समम रत्नम, यानी स्त्री रत्न के समान और कोई रत्न नहीं है। रज़िया शेख हैं संघर्ष और वीरता की मिसाल। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।